अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वहाज अहमद सिद्दीकी है और मेरा रोल नंबर 26 है। आज मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट को हमने अंडरस्टैंड करना है, जिसका पहले कुछ टॉपिक्स रऊदा ने कवर कर लिए हैं जो कि मेरी टीममेट्स थी। उसके बाद 11 स्लाइड से मैंने कवर करना है और मेरा टॉपिक पहली हेडिंग है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, जिसको PPE भी कहा जाता है। ये कंपनी के ऐसे लॉन्ग टर्म टेंजिबल एसेट होते हैं जो कंपनी की डे टू डे ऑपरेशन में यूज़ होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, लैंड, मशीनरी वगैरह। इन एसेट्स को यूजुअली हिस्टोरिकल कॉस्ट पर मेजर किया जाता है और US GAAP के रूल्स के मुताबिक, मगर इसको IFRS में भी रेवोल्यूशनल मॉडल भी यूज़ हो सकता है। इसका अगला टॉपिक है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जो कि फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं होते लेकिन बिज़नेस के लिए वैल्यू रखते हैं। ये एसेट ऐसे हो सकते हैं जैसे कि ट्रेडमार्क्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए। अगर इनमें से इनकी लाइफ लिमिटेड हो तो उनको अमाउंटाइज किया जाता है, मगर अगर इनकी लाइफ लिमिटेड ना हो तो ये अमाउंटाइज नहीं होते, जबकि इनको इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाकर रेगुलरली यूज़ किया जा सकता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेप्रिसिएशन ऑफ PPE एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। डेप्रिसिएशन का मतलब ऐसे एसेट की कॉस्ट को उसकी यूज़फुल लाइफ के दौरान डिवाइड कर देना। मतलब एक एसेट अगर जितने साल यूज़ हो रहा है उतने साल के मुताबिक उसकी कॉस्ट कम होती जाती है। मगर लैंड एक ऐसा एसेट है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं की जाती। उसके अलावा बाकी जितने भी PPE एसेट्स होते हैं वो डेप्रिसिएट किए जाते हैं। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इनकम जनरेट करने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टीज़ या ऐसे एसेट्स जिनकी वैल्यू टाइम के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो अगला जो हेडिंग है वो है इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स। अगर एक कंपनी खुद कोई इंटेंजिबल एसेट डेवलप करे तो रिसर्च फेज के एक्सपेंसेस को एक्सपेंस किया जाता है, लेकिन डेवलपमेंट फेज के कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जा सकता है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी एंड कमर्शियल विजिबिलिटी प्रूव हो जाए। अगला टॉपिक है गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। गुडविल तभी क्रिएट किया जाता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को उसकी नेट एसेट से ज़्यादा प्राइस से एक्वायर कर लेती है। इसे अमाउंटाइज नहीं किया जाता, लेकिन ये अपेयरमेंट टेस्ट से गुजरती है हर साल। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनसे फाइनेंशियल एसेट या लायबिलिटी बनती है, जैसे कि लोन्स, बॉन्ड्स या इक्विटी शेयर्स। इन्हें या तो फेयर वैल्यू या तो अमाउंटाइज कॉस्ट पर मेजर किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा इक्विटी कंपोनेंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। इक्विटी के जो मेजर कंपोनेंट हैं वो कंट्रीब्यूट कैपिटल है, रिटेन अर्निंग है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी ये वो दिखाता है कि कंपोनेंट्स में क्या क्या चेंज आई हैं, जैसे कि प्रॉफिट, डिविडेंड एंड शेयर रीपर्चेसेस की वजह से। Now I will tell you about financial liabilities and deferred tax liabilities. फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ में वो ऑब्लिगेशन शामिल होती हैं जो कि कंपनी को फ्यूचर में पे करनी होती है, जैसे कि लोन्स पेएबल या बॉन्ड पेएबल्स। ये यूजुअली अमाउंटाइज्ड कॉस्ट पर रिकॉर्ड की जाती है, जबकि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ वो टैक्स होते हैं जो अभी ड्यू नहीं होते लेकिन फ्यूचर में कंपनी को पे करने पड़ते हैं ड्यू टू टाइम डिफरेंस। तो मेरा लास्ट टॉपिक है बैलेंस शीट एनालिसिस टेक्निक्स। बैलेंस शीट को एनालाइज करने के लिए कुछ कॉमन टेक्निक्स होती हैं, जो कि जैसे कि हॉरिजेंटल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस और रेशो एनालिसिस। वर्टिकल कॉमन साइज एनालिसिस में हर आइटम को टोटल एसेट की परसेंटेज बनाकर दिखाया जाता है, जबकि रेशो की कैटेगरी भी होती हैं। लिक्विडिटी रेशो जो शॉर्ट टर्म एबिलिटी दिखाती हैं, और सॉल्वेंसी रेशो जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को असेस करते हैं। और ये सब मेरा आज का टॉपिक था मेरी प्रेजेंटेशन का।